हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बहुत 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 ज़्यादा शानदार होंगे और प्रिपरेशन भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। जो फर्स्ट टेस्ट हमने कल किया था 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, उसमें बच्चे मेरे साथ 4 ही थे कनेक्टेड, बट अच्छा ये लगा कि वो 4 सीरियसली कनेक्टेड थे और उन्होंने कमेंट किया मेरे आंसर से पहले कि उनका ये आंसर है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली तो नहीं बोलूँगा, मेरा तो उन्होंने किया है साथ में, तो उनका करेक्ट भी था, अच्छा लगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख पा रहे हो थ्रू आउट द वीक जो वीडियोज़ आती हैं आपके लिए 4 5 6 वीडियो, एक बार को उसको स्किप करना, उसको छोड़ दो चलेगा, लेकिन ये जो टेस्ट वाली वीडियो है ना, इसको मत छोड़ो। क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी चीज़ें कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो, डजेंट मैटर। इस पर्टिकुलर टेस्ट में जब मैं साथ में सॉल्यूशन कर रहा होता हूँ तो आपको 2 चीज़ों का आइडिया लगेगा। पहला ये कि क्या हम दोनों का पैटर्न डिफरेंट है सॉल्यूशन करने का, क्वेश्चन का। दूसरा ये कि अगर डिफरेंट है तो किस पैटर्न से ज़्यादा जल्दी कर पा रहे हो। अगर आप जल्दी कर पा रहे हो तो उस पैटर्न को फॉलो करिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको एक बार उस पैटर्न को ट्राई करने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा जल्दी हो पा रहा है, राइट। बहरहाल मेरी सजेशन, कोशिश, एडवाइस ये रहती है कि आप अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ें। फाउंडेशन बैच है हमारा और पहला टेस्ट था, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे एक बार ये बताना चाहिए आपको। खैर, अब 5th टॉपिक की तरफ अपन बढ़ चुके हैं और 5वां टॉपिक बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस के ज़रिए ही मैंने चूज़ किया है। ऑल्दो मैं कोई और टॉपिक लेके बढ़ना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं सियोलॉग से स्टार्ट करूं, बट उनका ये था कि सर ब्लड रिलेशन शुरू करते हैं, तो क्यों ना ब्लड रिलेशन शुरू करें। तो हम ब्लड रिलेशन का सेगमेंट शुरू करने वाले हैं आज। बड़ा ही शानदार टॉपिक है और न केवल प्री बल्कि मेंस में ऑलमोस्ट एवरीवेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को बड़े अच्छे शानदार तरीके से पढ़ें। राइट, चलिए पढ़ते हैं। बट हाँ, उसके पहले एक छोटी सी चीज़ और कि अगर ये जो चैनल का ग्रोथ है, अगर आप लास्ट 6 मंथ में देखोगे, विद इन 6 मंथ जब मैंने शुरुआत किया था मैं 480 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूं। और इस बार मैंने ये रखा था दिमाग में कि एक बार भी मैं उसको खुद से शेयर नहीं करूँगा, मैं व्हाट्सएप पे नहीं डालूँगा, मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे शेयर नहीं करूँ, और मैंने वही किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही है, बस इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट आपको ठीक लग रहा हो, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से अच्छा लग रहा हो तो। आइए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसको? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे अपन साथ में, मैं ये बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल जो इंट्रो पार्ट होता है, इंट्रो पार्ट में मेरी शुरुआत उसी से होती है। मैं ये चाहता हूँ बताना आपको कि आप अगर ब्लड रिलेशन सोचो तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, राइट। उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो कराऊंगा एंड देन प्रोबेबली आज कुछ वैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट एसएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बट ये ओवरऑल अगर देखें तो सारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बेसिक क्लास है, राइट। देखिए, सबसे पहले ब्लड रिलेशन में हम एक सेगमेंट पढ़ेंगे पहला, जिसको कई सारे बुक्स में क्या लिखा रहता है, पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्मेट। पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्मेट, है ना। अच्छा, अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो 2012 में जब IBPS इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पहले ये बैंकिंग एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता था, बट रिसेंट पास्ट में इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आया है ना। हाँ, फ्रेमवर्क समझने के लिए क्वेश्चन क्या होता है ये आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर ये डिफरेंट एग्जामिनेशन जो है उसके लिए है। दूसरा, जैसे अपन पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग से बाहर चलेंगे, अपन इसमें पढ़ेंगे कौन सा, पैसेज बेस्ड ब्लड रिलेशन, है ना। पैसेज बेस्ड का क्या मतलब हो गया, जैसे लाइक सपोज कर लो इन्फॉर्मेशन 2 तरीके से दी जाती है। देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली, 3 डिफरेंट जनरेशन, देयर आर 4 मेल एंड 3 फीमेल्स, एंड फिर उस बेसिस पर आपको कनेक्टिविटी अलग अलग दी जाती है, वो अपन पैसेज बेस्ड पे होता है, राइट। और एक जिसमें डायरेक्टली गिवन रहता है कि ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, सी इज़ द डॉटर ऑफ ई, ऐसा कुछ करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है। तो ये 2 पैटर्न का होता है पैसेज बेस्ड, अपन दोनों का ही सॉल्यूशन करेंगे इस वाले सेगमेंट में। तीसरा सेगमेंट जो होगा, जो थर्ड सेगमेंट होगा, थर्ड सेगमेंट बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे क्या, कोडेड ब्लड रिलेशन। मैंने लास्ट टॉपिक जब आपको पढ़ाया था कौन सा,
डायरेक्शन डिस्टेंस, उसमें भी हमने कोडेड के 2 डिफरेंट क्लासेस लिए थे, उसमें मैंने आपसे बताया था कोडेड का बिल्कुल भी मतलब ये मतलब मत समझिए कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। कोडेड मीन्स एक सिंपल सा ऐसा समझिए कि एक पर्टिकुलर डिश है जिसको पहले प्लेन वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा था सबके सामने, अब उसको थोड़ा सा कवर दे दिया गया है, थोड़ा बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। कोडेड इज समथिंग लाइक दैट ओनली। इसके अलावा मतलब एज सच बहुत खास नहीं है। हाँ, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। टिपिकली मेंस में पूछा जाता है ये सेगमेंट, प्री में आपको नहीं मिलेगा। और इसी सेगमेंट में 4th पार्ट जिसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अपन क्या पढ़ेंगे, डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि पूछा जाता है। एंड इसी से रिलेटेड जब आप पढ़ोगे ब्लड रिलेशन और उसमें अपन ऐड करेंगे किसको, सिटिंग अरेंजमेंट को। वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होता है सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन। बैंकिंग के मेंस में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से, चाहे ऑफलाइन में बोलो या ऑनलाइन में बोलो, मेरी हमेशा से सजेशन रही है बच्चों को ये वाला सेगमेंट बहुत सोच समझ के अटैम्प्ट करना। क्यों, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आपने अगर शुरुआत में अटैम्प्ट कर लिए तो आगे आने वाले जो इजी क्वेश्चंस होंगे ना कहीं उसमें भी फंसने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत ध्यान देखें। तो बेसिकली ये 4 आपका पैटर्न है जो हम ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे। अब बात ये रही कि इन चारों सेगमेंट को पढ़ने के लिए ज़रूरी क्या है समझना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं उस पर, अगला 10 मिनट खेल खेल में समझेंगे और फिर डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आ जाऊंगा। आइए समझते हैं। ऐसा मान लो कि आपसे ब्लड रिलेशन के सेगमेंट में किसी क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जाता हो या आंसर का फॉर्मेशन किया जाता है, तो बेसिकली क्या पूछा जाता है, रिश्ते, रिलेशन, है ना। हमें वही रिश्ते रिलेशन समझने। अच्छा, किसी भी रिश्ते रिलेशन की अगर अपन बात कर लें तो या तो मेल होंगे या तो फीमेल होगी, उसी दोनों के कंजुगेशन से या उसी दोनों को एक साथ रखें तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ रिश्ते रिलेशंस बनने शुरू हो जाते हैं। अपने को उसको समझना पड़ेगा। अब क्या है कि चाहे अपन मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, एवरी टाइम क्वेश्चन में मेल और फीमेल नहीं लिख सकते, तो हमें उसके लिए कुछ पर्टिकुलर साइन का यूज़ करना पड़ता है। उसी में जो कुछ रिश्ते हैं उसको भी समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर साइन का यूज़ करना पड़ता है, जो मैं करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मुझे ये कह लेने दो कि जो साइन या कोड मैं यूज़ करूँगा वो 100% स्टैग्नेंट साइन नहीं है। आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको डिफरेंट कंसीडर कर सकते हो, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, राइट। चलिए, पर उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट। किसी भी रिश्ते रिलेशन को मजबूत रखने में, स्ट्रांग रखने में, कमज़ोर बनाने में, अच्छा लेके चलने में, उसको निभाने में, उसकी खूबसूरती बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, एक मेल, एक फीमेल या बोथ? आंसर आपका, उम्मीद करता हूँ कमेंट में देंगे आप, राइट। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ये साइन स्क्वायर, और हमेशा एवरी टाइम मैं अगर स्क्वायर को लेता हूँ तो मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, मेल से। और अगर सर्कल की बात कर लें तो सर्कल को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, फीमेल के लिए। अच्छा, कई सारे टाइम आप देखोगे प्लस माइनस यूज़ किया जाता है, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। कई बार ट्रायंगल और अलग अलग शेप यूज़ किया जाता है। मैंने इनिशियली भी आपसे बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा साइन यूज़ कर रहे हो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो साइन यूज़ करो, एवरीथिंग इज़ ओके, राइट। अब अगर सबसे फर्स्ट लाइन में ही मैं बोलूं कि किसी भी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी जनरेशन का जो प्राइमरी रिलेशन होता है, अगर मेल और फीमेल एक साथ हो तो कौन सा रिलेशन आपके दिमाग में आता है? सबसे पहला रिलेशन ये आता है जिसको मैं इस साइन से डिनोट करने वाला हूँ। और ये जो साइन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पाउस, है ना। स्पाउस समझते हैं आप? स्पाउस का क्या मतलब होता है? स्पाउस का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। इसका मतलब अगर मेल हुआ तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हस्बैंड को। और अगर फीमेल हुई तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वाइफ को।
राइट। अब यहाँ पर क्या आपके लिए क्या समझना जरूरी, पहला ये कि मैंने इस स्क्वायर से मेल कंसीडर कर लिया, इस सर्कल से फीमेल कंसीडर कर लिया, और ये जो इक्वलिटी का जो डबल लाइन है मैं जहाँ कहीं भी पुट करूँगा, वेयर एवर जहाँ कहीं भी मैं पुट करूँगा, मुझे ये समझना है कि ये इक्वलिटी का इक्वल लाइन अगर मैंने पुट कर दिया मतलब मेल जो है वो हस्बैंड है और फीमेल जो है वो वाइफ है, मतलब स्पाउस का रिलेशन है उसका। इज इट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर होगा, राइट। अब चलते हैं आगे, बट एक मिनट। La 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 la। ठीक है, अब पूछना यह है मुझे आपसे कि क्या क्या दो मेल के बीच में ये पर्टिकुलर साइन पुट कर सकते हैं? क्या दो फीमेल के बीच में ये पर्टिकुलर साइन पुट कर सकते हैं? अब आप में से कई बच्चों ने आंसर दिया होगा यस, कई कह सकते हैं नो, बट इस यस और नो के साथ आज की कंडीशन में चलने की कंडीशन हो गई है, क्योंकि जनरली लीगली एक्सेप्ट कर लिया गया है उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेम जेंडर में। लेकिन अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ, इस चैप्टर की बात करूँ, तो फिलहाल अपन कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ, अब कभी ऐसा हुआ कि कंसीडर करना पड़ा, देन विल सी, फिलहाल तो कंसीडर नहीं करते हैं। तो आप दो मेल या दो फीमेल के बीच में ये पर्टिकुलर साइन पुट नहीं करेंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डन। अब इसी पेज पे मैं आगे का काम कराता हूँ आपको। अभी मैं चेंज नहीं करूँगा ताकि आपको समझ में एक साथ आए कि मैं एक्चुअल में क्या बता रहा हूँ और वो कितना इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरी जगह, ठीक है। अब सपोज कर लो कि मैंने दोबारा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिखेगा प्रॉपर। सपोज कर लो कि मैंने एक मेल और एक फीमेल का दोबारा लिया, ये वाली कंडीशन, और इस बार मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इस बार इसके बीच में एक सिंगल लाइन पुट कर दिया, ठीक है। तो आपको ऐसा चाहिए तो पता चली गई कि ये स्क्वायर है मतलब मेल रिप्रेजेंट करेगा और सर्कल है तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। बट ये पर्टिकुलर साइन किसको, तो बच्चों मैं हमेशा इस पर्टिकुलर साइन से किसको रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज सिबलिंग्स। और सिबलिंग्स आई होप आपको पता होगा, अगर मेल की बात करें तो क्या है ब्रो, यो ब्रो, और अगर फीमेल की बात करें तो क्या है सिस्टर। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया, एक मेल का और एक फीमेल का, और उसके बीच में तो जहाँ कहीं मैंने डबल लाइन पुट किया आप स्पाउस कंसीडर करोगे, हस्बैंड एंड वाइफ, और जहाँ कहीं मैंने सिंगल लाइन पुट किया आप इसको ब्रदर एंड सिस्टर या सिबलिंग्स कह सकते हो। डन। ये तो हो गई इस पर्टिकुलर वे में। अब अगर अप डाउन पुट करें तो क्या कंडीशन पॉसिबल है, एक बार समझ लो, यही बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलेंगे फैमिली ट्री पे और फिर डायरेक्टली कन्फिग्रेशन बनाना शुरू करेंगे। आप सपोज कर लो कि एक मेल है और उसके नीचे ये दूसरा मेल, तो जो अप है ये फादर और जो डाउन है ये सन। अच्छा, अगर एक फीमेल है और फिर दूसरी फीमेल है, मदर और डॉटर। अच्छा, एक मेल है और दूसरी फीमेल है, फादर एंड डॉटर, एंड लास्ट एक फीमेल है एंड दूसरा मेल है, तो क्या हो जाएगा मदर एंड। समझ आ रही बात? और ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल आ जाए या वर्टिकल आ जाए फ़र्क नहीं पड़े, आपको समझ में आता रहे कि किसका क्या है। बट हाँ, एवरी टाइम जहाँ कहीं भी मैंने स्क्वायर लिया है मैं मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने सर्कल लिया है मैं फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इतना क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं और क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब मैं इस पर्टिकुलर पेज पे बनाने वाला हूँ ये क्या, फैमिली ट्री, है ना। और फैमिली ट्री आपको आई थिंक पता होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मामा के वाइफ को पता नहीं बुआ के हस्बैंड को क्या बोलते, कई बार कंफ्यूजन हो जाती। लेट्स ट्राई इट। सपोज कर लो कि ये एक मेल पर्सन और इसकी मैंने करा दी शादी, उनके मर्जी से, ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है, राइट। अब इस हस्बैंड एंड वाइफ में ये जो फीमेल है इसका एक ब्रदर और इसकी एक सिस्टर, इन द सेम वे ये जो मेल है इसका भी एक भाई और इसकी भी एक बहन।
अब यहाँ पर फिलहाल जो मैंने ये 6 लोगों को रख रखा है ना, इन 6 लोगों में ही कई सारे टाइप, n नंबर ऑफ टाइम डिफरेंट रिलेशन क्रिएट किया जाता है। और इसमें आप ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अगर होगा, जितने भी क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से रिलेटेड बनेगा, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन में आपको ये जो पर्टिकुलर रिलेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो आता ही आता है। अब आखिर वो कौन सा रिलेशन है? दैट इज ईदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। कौन सा हो सकता है? या तो वो रिलेशन होगा कौन सा, ब्रदर इन लॉ का, या वो रिलेशन होगा कौन सा, सिस्टर इन लॉ का। अब मैं चाहता हूँ कि बिना मेरे आगे बढ़ने से पहले ही आप इस वीडियो को पॉज करो और आप बताओ कि इस इक्वल के राइट में जो पर्सन है और इस इक्वल के लेफ्ट में जो पर्सन है, उसमें से कौन सा ऐसा है जो दोनों ही एक दूसरे से ब्रदर इन लॉ, और कौन से ऐसी है जो दोनों ही एक दूसरे के सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं, बड़ा सिंपल है। और रिश्ते आजकल समझना थोड़ा आसान हो गया है, लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहने लगे हैं कोरोना के बाद, अपने सारे रिश्तों को बड़े शानदार तरीके से याद रखते हैं, राइट। अच्छा देखो, अगर इस दोनों मेल को मैं कनेक्ट करूं, इसके वाइफ का भाई, इंग्लिश में बोले तो ब्रदर इन लॉ और हिंदी में बोले तो साला, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन से देखें तो इसके सिस्टर का हस्बैंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ब्रदर इन लॉ, और हिंदी में क्या बोलेंगे, जीजू, जीजा, जो भी होता है वो। तो आप किसी भी डायरेक्शन से देख लो, किसी भी डायरेक्शन से देख लो, आपको दोनों का दोनों ब्रदर इन लॉ लगेगा। इन द सेम वे अगर मैं इस दोनों को कनेक्ट कर दूँ, ये दोनों ही लेडी, इसके हस्बैंड की वाइफ यानी कि भाभी, और इसके ब्रदर की वाइफ यानी कि भाभी, और इसके हस्बैंड की सिस्टर यानी कि ननद। इसका मतलब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी दोनों तरफ से सेम ही कंडीशन आने वाला है ना। और यही कुछ वैसे रिश्ते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, जो किसी भी छोटी से छोटी लड़ाई को बड़ा करने में, मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई बच्ची हमारी देख रही तो ऑफेंड ना हो। होता है कई बार कुछ रोल प्ले होते हैं उसमें, मैं अपनी बातों को रोक लेता हूँ फिलहाल यहीं पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, तो पता चले पढ़ाना बंद करा दिया गया मेरा। ये हो गया। अच्छा अब समझे, अब अगर इसको कनेक्ट करूँ इससे, तो इसके भाई की वाइफ यानी कि भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ, और इसके हस्बैंड का भाई यानी कि देवर लगेगा, वो भी हो जाएगा। अच्छा अब अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूँ तो इसके वाइफ की सिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, हिंदी में साली और इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो इसके सिस्टर का हस्बैंड यानी कि जीजू। तो बेसिकली ये जो 6 ऐसा रिलेशन है जिसमें 3 कौन सा हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ का, और 3 कौन सा हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ का, जिन रिश्तों पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज बसा बसाया घर और अच्छे से बसा दिया जाता है। अब अपन आगे चलते हैं ट्री की तरफ, फैमिली ट्री में। फैमिली ट्री में मैं क्या बताने वाला हूँ ये एक बार समझ लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से। इन सारे लाइंस को जो मैंने बना रखे हैं इनको मैं हटा देता हूँ। चलिए, अच्छा सपोज कर लो इन दोनों को कुछ दिनों के बाद एक बेटा, मतलब कुछ सालों के बाद एक बेटा और एक बेटी होती है। देन इन द सेम वे एक रिलेशन और कंसीडर कर लेते हैं, बट उसको कंसीडर करने से पहले मैं चाहता हूँ ये जो फैमिली ट्री मैंने लिख रखा है ना, इसको कोने में डाल देते हैं, आपको समझ तो आ ही रहा है। ये जो मेल पर्सन है इसके मैंने फादर को ले लिया और इसके मदर को, और ये जो फीमेल है इसके भी फादर को ले लिया और इसके मदर को। डन। तो मुझे ये बताओ इन दोनों का क्या रिलेशन, इसके मम्मी का भाई यानी कि मामा, और ऊपर से देखें तो नेफ्यू। ये एक रिलेशन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा और बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। अच्छा फीमेल है, अगर मेल की बात करें तो नेफ्यू, और फीमेल की बात करें तो फीमेल आपकी क्या हो जाती है, नीस। ये आपको पता रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्या इस साइड भी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। इसके पापा के भाई अगर ये बात करें, है तो अंकल ही, ये पैटर्नल अंकल, वो मैटरनल अंकल। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में देखा जाए तो मेल है तो नेफ्यू होगा, और अगर इससे कनेक्टिविटी देखी जाए फीमेल है तो नीस होगी। आई डोंट थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत है। अब अगर जनरेशन चेंज कर दे तो इस पर्सन के ऊपर वाले जनरेशन में चले, यानी कि 3rd जनरेशन में अपवर्ड चलोगे तो ग्रैंड
नीचे भी चलो थर्ड में तो ग्रैंड, ऊपर फादर और मदर, नीचे सन और डॉटर। ये वाला कन्फिग्रेशन मम्मी वाले साइड में है तो मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर, और इस तरफ पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर। इसके अलावा एज सच कुछ भी नहीं है, जो बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है अभी लास्ट 10 मिनट्स हमने जो भी चीज़ें देखी, इंट्रो देखा हमने, मेल फीमेल की कंडीशन देखी हमने, फैमिली ट्री देखी, सारे का सारा आपको ऑलरेडी पता ही है। इसमें कुछ एज सच नहीं था जो बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ पीपीटी की तरफ, जहाँ से एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत बेसिक लेवल का आज, और फिर अपन सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे बढ़िया सा। डन? कब? ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू कर लेते हैं बेसिक क्वेश्चन से, छोटे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैं आपको पहले सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। राइट, चलिए देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे अपन सॉल्व करेंगे एक बार समझिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है 3 जनरेशन, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड सन डॉटर तक रिलेशन जाने वाला है, और ये हेल्प करता है कई सारे टाइम ये बेसिक डिटेल्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने में। नेक्स्ट, कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स, 7 लोग दिए गए हैं, ये भी क्लियर है, यानी कि 7 लोग में ही 3 जनरेशन आपको रखने हैं बस। इसके अलावा डायरेक्टली रिलेशन पे क्या लिखा है ये समझिए। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। अब मुझे ये बताओ डॉटर इन लॉ होता क्या है। डॉटर इन लॉ का मतलब है बहू, और किसी की बहू, किसकी? डी की। डी की बहू का मतलब है कि डी का एक बेटा होगा और उससे किसकी शादी हुई है? बी की, और ये हमने बना दिया डॉटर इन लॉ। बी के बेटे की वाइफ दैट इज डॉटर इन लॉ, और ये डॉटर इन लॉ हो गया। राइट, चलो अब आगे क्या लिखा है। जी इज स्पाउस ऑफ डी। अब समझिए, अब ये भी मैंने आपको बताया इनिशियली, जी इज स्पाउस। स्पाउस का क्या मतलब? इधर हस्बैंड और वाइफ, तो ये जी और डी मैरिड है, जी एंड डी मैरिड है, जी स्पाउस ऑफ डी। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई, ये एंड, और ये एंड किसके लिए? जी के लिए। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में एंड और बट यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन को, और WH वर्ड यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस के सेकेंड पर्सन को यूज किया जाता है। एंड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन। अब ये जो जी है ना, ये मदर है 3 चिल्ड्रन की, इसका मतलब ये हो तो गई फीमेल ना, मदर है तो यही तो डेटा निकालना है, और कुछ होता क्या ब्लड रिलेशन में, ये छोटे छोटे पॉइंट्स उसको कनेक्ट कर लीजिए, इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? मेल। अच्छा, इस 3 चिल्ड्रन का है मदर, ये इसका मतलब एक तो ये है, इसके अलावा 2 इसके और चिल्ड्रन है। क्यों? क्योंकि ये उसके डायरेक्ट में काउंट नहीं होगी, वो उसके बेटे की वाइफ है, नहीं होगी डायरेक्टली। 3 चिल्ड्रन, ओनली 1 इज मेल, जिसमें एक मेल है जो यहाँ आ गया, इसका मतलब ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये तीनों सिबलिंग्स है। ठीक है, तो 7 में से 1 2 3 4 5 6 तो यही मिल गया। एक जनरेशन प्रोबेबली इसके नीचे मिल जाएगा, 7 पर्सन हो जाएंगे। लेट्स सी। ओके, टी इज नेफ्यू इज चाइल्ड ऑफ ई। अब समझिए, जो टी का नेफ्यू है वो ई का चाइल्ड है, तो क्या हम ई को यहाँ पुट करके टी को यहाँ पुट कर सकते हैं? और अगर यहाँ कर दे तो क्या मैं यहाँ पर ये बना सकता हूँ? ध्यान से समझना, बोला है कि जो टी का नेफ्यू है, टी का नेफ्यू का मतलब है या तो टी के भाई या टी के बहन का जो बेटा है, वो किसका चाइल्ड है? ई का, तो ये लो पुट कर दिया। ई का बेटा टी का नेफ्यू है, तो ई और टी सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर ब्रदर, हमने वो पुट कर दिया। ये कंडीशन बहुत सिंपल होता है, सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। टी इज नेफ्यू इज द चाइल्ड ऑफ ई, ई इज ब्रदर ऑफ है, बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली
ई से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ब्रदर ऑफ ए एंड टी दे रखा है, तो इसका मतलब टी को यहाँ पर और ए को यहाँ पर पुट कर दे तो बड़ा सिंप्लीफाइड वे में काम अपना हो सकता है। Q इज़ वन ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली। हमें इस इंफॉर्मेशन को देने की ज़रूरत नहीं थी, हम अपने आप ही Q यहाँ पे पुट कर देते। अच्छा सुनो, कई सारे टाइम आपके आज के देखा आजकल रीजनिंग के क्वेश्चन में, स्पेशली सी सैट में कई सारे टाइम आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल बच्चे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में रिक्वायर्ड ही नहीं था कि इसका यूज़ करके कुछ हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6% ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था, नीचे एक मेल पर्सन का स्ट्रक्चर हमने बना रखा था, हमें उसमें पुट करना था और हम डायरेक्टली कर सकते थे, राइट। अब क्या लिखा है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। हमारे पास 1 2 3 मेल, 1 2 3 4 फीमेल, यानी कि हमने 4 फीमेल कर दिया एंड 3 मेल कर दिया। ये कन्फिग्रेशन आपका, तो हमसे पूछा क्या गया था, मेल 3, सो सी इज़ द करेक्ट वन। समझ आई बात? समझ आई? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं है मुश्किल, बिल्कुल भी नहीं है मुश्किल। ब्लड रिलेशन इज समथिंग जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत उस बेसिस पे होती है जहाँ पर रिश्तों की कनेक्टिविटी होती है, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑल्दो ईजी था, एक लाइन में ही था, और वो कहाँ गिवन था, टी इज़ नेफ्यू, टी इज़ नेफ्यू इज़ द चाइल्ड ऑफ ही, इसमें एवरीथिंग वाज देयर, राइट। सो ये था पहली क्लास ब्लड रिलेशन की। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है बातें कम बनाने की, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे बेस्ड रहने की, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे बहुत ख़तरनाक है। इनको ये लगता है कि ऑनलाइन क्लास में अगर 20 मिनट पढ़ा रहे हो तो 18 मिनट पढ़ाते रहो, उनके ही का रेस्पेक्ट करते हुए भरपूर कोशिश किए पढ़ाने की, राइट। और अच्छा भी है ना, ये मज़े मजाक तो चलते ही रहेंगे, उसके लिए अपन अलग सेशन करते हैं। दूसरा वेबसाइट है हमारा, दूसरा चैनल है हमारा, जिस पे अगर आपको ऐसे गुफ्तगू से रिलेटेड बातें करनी हो, प्रियड्डा नाम से ही है, लेकिन उसमें मैंने रख रखा है सफ़र अल्फाजों का। और हाँ, जो चलते हैं आज के सेकंड पीरियड में। ये ब्लड रिलेशन का सेकंड पीरियड होगा। कल मैंने इंट्रोडक्शन किया था और आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। डन, करते हैं शुरू। बट उसके पहले एक छोटी सी बात, अगर वीडियो आपको सही लग रही है, समझ आ रहा हो, चीज़ें अच्छी लग रही है, शेयर करें इसको। आपने इस फैमिली को विदिन 6 मंथ 480 तक पहुंचाया है बिना किसी इम्पल्सिव फोर्स के, तो मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे, शेयर करते रहेंगे। मज़ा आ रहा है काम करने में। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान, जैसे मेरा ध्यान आपकी तरफ है वैसे आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग विल बी ओके। अपन चलते रहेंगे साथ साथ में। प्री से फाउंडेशन से शुरू किया है, प्री तक चलेंगे, मेंस तक चलेंगे, और आपको पता है एसएससी के नोटिफिकेशन के साथ ही एसएससी का बैच भी शुरू कर लूँगा मैं, जैसे ही पेपर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, राइट। चलो अब हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्मेट, जिसके बारे में बहुत बातें की जाती रही है कि जब कभी ये आ जाता है पेपर में, पेपर को मुश्किल बना देता है। सी लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मेंस का सेगमेंट है, मेंस में पूछा जाता है, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन एज सच इतना टफ नहीं होता कि आप एकदम हक्के बक्के रह जाओ, ऐसा कि होश ही उड़ जाए, अरे बाप रे क्या पूछते, नहीं, एज सच कुछ भी नहीं है, इजी होता है यार। और रीजनिंग मेरे 10-12 सालों के एक्सपीरियंस में कुछ पजल्स ऐसे हैं जहाँ पे डेटा ज़्यादा होने के बावजूद अपन अटक जाते हैं, बट मेजरली केसेस में डेटा कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है, आपका बेसिक्स अगर क्लियर है, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और उसी बेसिक को अपन क्लियर करने वाला, राइट। समझिए, पहले आप थोड़ा सा समझो इसमें। हाँ, पहले आप थोड़ा सा समझो। अगर बात करते हैं किसकी, अगर अपन बात करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन की, तो एक्चुअल में होता क्या है। कोडेड ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं, समझिए इसको। जैसे पहले लेक्चर में या आपने ब्लड रिलेशन में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ सी, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन डायरेक्टली इन पर्टिकुलर दिस कोडेड कंडीशन। ये कैसा लिखा होगा, ये ऐसा लिख दिया जाएगा, ए हैशटैग बी इक्वल टू
ए इज ब्रदर ऑफ सी, है ना। ए सॉरी बी लिखा है तो बी ही लिखना पड़ेगा, सी गड़बड़ हो जाएगा। ए इज ब्रदर ऑफ बी। समझ आई बात। हो सकता है यहाँ पे दूसरा साइन दे दिया जाए और लिख दिया जाए ए कॉपीराइट बी इक्वल टू ए इज स्पाउस। क्या लिख दे? ए इज स्पाउस ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या हो गया? डिफरेंट ये हो गया कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दे दिया गया, है ना, ये हैशटैग भी एक्स्ट्रा दे दिया गया। ये वाला सेंटेंस तो आपको पहले भी सेम मिलता था और ये वाला सेंटेंस आपको आज भी सेम मिल रहा है। ये सेंटेंस पहले भी सेम मिलता था, ये आज भी सेम मिल रहा है। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज। तो चेंज क्या हो गया? चेंज ये हो गया। इसमें ऐड चीज बहुत मुश्किल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये गिवन है तो ऑलरेडी ये भी तो गिवन है। मतलब सिंपल ऐसा है कि पहले जो कम डेटा था उसको बढ़ा दिया गया है न्यू फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। नथिंग इज देयर जो आपको मुश्किल बनाता हो। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन का दो पैटर्न हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। इसमें आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। किधर बता दें? इधर बता देते हैं। पहला पैटर्न, पहले पैटर्न में ये जो कोड होगा ये गिवन होगा। कोडेड ब्लड रिलेशन में इंपॉर्टेंट थिंग ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक में हो सकता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ ऐसा यूज कर ले, ए हैशटैग बी कॉपीराइट सी हैशटैग डी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। और इसके नीचे 1 2 3 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और इसमें क्या किसी से कोई रिश्ता पूछ लिया जाता है। एक कोडेड का फॉर्मेट, करेक्ट है। अच्छा, दूसरे में क्या रहता है? दूसरे में रहेगा क्या? नीचे लिखा रहेगा कि इन द गिवन 4 ऑप्शंस बिलो, आपके जो नीचे 4 ऑप्शन गिवन है उसमें से किस में बी इज मदर ऑफ डी, बी इज मदर ऑफ डी इज करेक्ट, ये पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक तरफ ये स्टेटमेंट ऊपर देके रिश्ते नीचे दिए गए होते, आपको चेक करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिश्ता क्या है। और एक दूसरे कंडीशन में रिश्ता ऊपर दे दिया गया रहेगा, नीचे कोडेड 4 लाइन गिवन होंगे, उन चारों कोडेड में से किसी एक में पता करना रहेगा। मतलब ये कि नॉर्मल रिलेशन को या तो कोडेड में कन्वर्जन कराएगा या कोडेड का नॉर्मल रिलेशन में, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। दैट इज समथिंग ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्मेट। समझ आई बात? कर सकते हैं क्या डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्यूशन? चलते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं उसको उधर चल के। क्या है ये? क्या एज सच बहुत मुश्किल है? जैसे ये पहला पार्ट रहा। अब अभी अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार समझिए ध्यान से। इसमें इन्होंने क्या बोला? इसमें इन्होंने यहाँ पर ये प्लस माइनस इनटू, इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन दे दिया तीनों। डन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पी प्लस क्यू पी इज हस्बैंड, और ये बला 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 बहुत सारी चीजें दे दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए इज द डॉटर ऑफ बी? क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भाई ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। ये इन चारों ऑप्शन में से किसमें 100% करेक्ट लग रहा है? पैटर्न दो है सॉल्यूशन करने का, आपको पता है दोनों पैटर्न, मैं भी बता रहा हूं अभी। दो पैटर्न है। पहला पैटर्न कैसे? आप डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसको लेके मैं यहां आ गया, क्या लिखा? ए डिवीजन डी। अच्छा, डिवीजन का मतलब कहां गिवन है? डिवीजन का मतलब कहीं ना कहीं गिवन होगा, तभी पूछा है उन्होंने। प्लस प्लस इनटू और कुछ भी नहीं है, डिवीजन नहीं। अच्छा, इसका मतलब माइनस का यूज नहीं किया गया है, तो प्लस डिवीजन और इनटू का ही मतलब गिवन। कोई बात नहीं, आज देख लीजिए। तो हमने इसको यूज कर लिया है ना, क्योंकि डिवीजन एग्जैक्टली नहीं है और माइनस का यूज नहीं किया है, तो अपन इसका यूज, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? डिवीजन कर लिया। तो ए डिवीजन डी का क्या मतलब लिखा है? ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो हम में से इस दोनों में से ये ए हस्बैंड है और डी क्या है? वाइफ है। तो हमने ए को हस्बैंड बना दिया और डी को क्या बना दिया? वाइफ बना दिया। कुछ तो नहीं किया, उन्होंने जो बात यहाँ कह रखी है उस बेसिस पे पुट कर दिया। ऑलराइट। अब डी इंटू बी, इंटू का क्या मतलब है? ब्रदर। कह रहा है डी इज ब्रदर ऑफ बी, तो हमने डी इज ब्रदर ऑफ बी, ये पर्टिकुलर सेगमेंट एलिमिनेट हो जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। डन। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में देख लेते हैं। डी इंटू बी, और इंटू का मतलब हमने ब्रदर ले रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है
कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अच्छा, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या, अभी अभी जो मैंने बताया वही तो पैटर्न है। क्या पैटर्न है समझिए, यहाँ पर एक कोड ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जहां पर कुछ अल्फाबेट जो पर्टिकुलर पर्सन का नेम डिनोट कर रहा है और कुछ साइन जो पर्टिकुलर रिलेशन डिनोट कर रहा है, उसको यूज करके एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और फिर पता करेंगे कि इसमें से कौन सा पूछा जा रहा है, कौन सा करेक्ट है। सो चलते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मदर। इसका मतलब ये जो m है बच्चों, ये m मदर है किसकी, n की। लो, इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है फादर। ये जो n है ये फादर है किसका, t का। ऑलराइट, और प्लस का मतलब क्या, प्लस का मतलब है डॉटर। इसका मतलब जो t है ना, ये डॉटर है q की, t डॉटर है q की। इसका मतलब n और q की क्या हो गई, शादी हो गई। यहाँ जो स्ट्रक्चर गिवन है, पहला पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, ऊपर स्ट्रक्चर नीचे रिश्ते गिवन है, हमने इसे ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब पूछ रहा है Q इज वाइफ ऑफ N, क्या Q वाइफ है N की? यस, 100% करेक्ट। और भी कोई करेक्ट हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा करेक्ट हो रहा है। M इज मदर इन लॉ ऑफ Q, M इज मदर इन लॉ ऑफ Q, 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसका मतलब मेजरली करेक्ट होगा। Q इज वाइफ ऑफ N करेक्ट है, M इज मदर इन लॉ ऑफ करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट है, मदर इन लॉ ही तो है, इसके हस्बैंड की मदर है। N इज वाइफ ऑफ Q, नहीं, N हस्बैंड है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब थर्ड वाला है। क्या फोर्थ करेक्ट है, T इज N's डॉटर, क्या T N's की? 100% करेक्ट है। एक पैटर्न ये हो गया। कैसा, पहले स्ट्रक्चर यहाँ गिवन है और इस स्ट्रक्चर से फ्रेम करके इसमें से चेक करना, एक पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न क्या आ जाएगा, दूसरे में बच्चे ये जो रिश्ता है इनमें से कोई एक यहाँ गिवन होगा और ये जो स्टेटमेंट है 4 डिफरेंट इधर गिवन होगा और आपको फाइंड करना पड़ेगा। मैं अभी अभी आपको चेक कराता हूँ ऐसा क्वेश्चन। यस, देयर इट इज, देयर इट इज, यही। और ये जो क्वेश्चन है ना, SBI क्लर्क पीओ में, वो क्लर्क मेंस में से ले रखा है। देखो ये दूसरा पैटर्न क्वेश्चन है। क्या है इसमें, एक रिश्ता यहाँ पर गिवन है, A इज सिस्टर इन लॉ ऑफ F, A सिस्टर इन लॉ है F की। पूछ रहा है ये जो रिश्ता मैंने यहाँ लिखा है इनमें से किस में करेक्ट है, क्या पहले में, क्या दूसरे में, क्या तीसरे में, क्या A और B दोनों में, नॉन ऑफ दीज में। फाइंड करने का दो तरीका है, पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा शॉर्ट। पहले डिस्क्रिप्टिव समझो। सपोज कर लो इसको अपन यहाँ यूज करें, डॉलर। डॉलर, डॉलर का क्या मतलब है भाई, डॉलर का मतलब है A इज सिस्टर ऑफ B, इसका मतलब A C की सिस्टर और C D की सिस्टर, A सिस्टर C की और C सिस्टर D की। डन। परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है हस्बैंड, इसका मतलब D इज हस्बैंड ऑफ F। और डिवीजन का क्या मतलब भाई, डिवीजन का मतलब है मदर, डिवीजन F इज मदर ऑफ G, इसका मतलब यहाँ पर ये जो F है ये मदर बना दिया G का। अच्छा, क्या रहा, A इज सिस्टर इन लॉ ऑफ F, क्या F की सिस्टर इन लॉ है? आप समझिए, क्या F के हस्बैंड की सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का कितना रिलेशन, 4-5 रिलेशन मैंने आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में। क्या ये करेक्ट कर रहा है? 100% करेक्ट कर रहा है। इसके हस्बैंड की बहन हो गई, हिंदी में क्या लगेगी, ननद, इंग्लिश में क्या, सिस्टर इन लॉ। क्या पहले में ही करेक्ट है? 100% करेक्ट है। तो अभी फिलहाल जो दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन मोटो यही था, मैं आपको ये समझा पाऊँ कि बच्चे दो तरीके का क्वेश्चन आता है। एक कैसा, एक ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें स्ट्रक्चर ऊपर रिलेशन नीचे, और एक ऐसा वाला क्वेश्चन रिलेशन ऊपर स्ट्रक्चर नीचे। ये जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है इसमें, राइट। अच्छा, एक चीज देखो, ये बोथ A एंड B गिवन है, हमने A करेक्ट कर लिया, क्या B चेक कर ले, क्या वैसे ही स्ट्रक्चर वाइज करें? नहीं करेंगे, इस बार थोड़ा डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट कैसे करेंगे वो समझिए। अच्छा समझो, A अगर सिस्टर इन लॉ है तो A का फीमेल होना जरूरी है, करेक्ट। अच्छा, वो सिस्टर इन लॉ कब बनेगी, जब उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हस्बैंड एंड वाइफ की बात की गई होगी। तो अपन चेक कर लेते हैं, क्या बी में कोई ऐसा साइन है जो हस्बैंड एंड वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला ये कंडीशन है और यहाँ पर गिवन है वो, क्या उसको डिनोट कराएगा? पॉसिबल है।
लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, डॉलर का मतलब है सिस्टर, मतलब ए सिस्टर है जेड की, ए सिस्टर है जेड की, ए को सिस्टर बनाना करेक्ट हो गया। अब सिस्टर इन लॉ बनाना है तो एक हस्बैंड वाइफ आना चाहिए, देख लेते हैं। जेड ये पर्टिकुलर साइन है और इसका मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, जेड वाइफ ऑफ एफ की, हो गया क्लियर, यहीं पे खत्म। ए इसकी सिस्टर और जेड इसकी वाइफ, तो एफ के वाइफ की बहन एफ को क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। इसका मतलब फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर, क्लियर, समझ आ रही चीजें, आई होप समझ आ रही होंगी। लेट्स चेक इट आउट। एक और क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है नहीं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए और सॉल्व करूंगा। और मैं तो चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज कर दो, मुझे पढ़ाने मत दो, पॉज करो, आप अपना आंसर पहले निकालो तब मेरे से मैच करना। तब तक मैं एक ग्लास पानी गटक लेता हूं। रीजनिंग में मैं जो बच्चों से चाहता हूं हमेशा कि जब आपको बेसिक्स पढ़ाया जा रहा हो ना, बेसिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप न्यू बच्चे हैं तो, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक सेशन कंप्लीट कर रखा है, तब फिर आपको बेसिक्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। बट अगर आप न्यू है तो बेसिक्स पढ़िए और फिर क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, या तो होगा, नहीं होगा तो सीखोगे आप, देन क्वेश्चन मेरे पास भेजो, बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, लेकिन किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लिया तो आप चेक कर लेना इन पांचों में से कौन सा करेगा। ऐसा एक दूसरा पैटर्न ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखा है सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी। बोला ये जो सी है ना, ये फादर इन लॉ है जी का। सी फादर इन लॉ जी का कब बनेगा, सी फादर इन लॉ जी का तब बनेगा जब सी खुद क्या हो, मेल हो, तभी तो फादर इन लॉ हो सकता है वो, पहली बात। दूसरी बात, सी अगर जी का फादर इन लॉ है तो सी ऊपर के जनरेशन में है, और फादर इन लॉ बनाने के लिए ये जो एच है या तो सी का बेटा या जो एच है सी की बेटी, और उसकी शादी किससे हुई होगी, जी से। यहीं पे चेक कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर साइन का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि जी वाइफ है एच की, पहला रिलेशन मेंटेन। क्या एच बेटा है सी का, प्लस प्लस का मतलब एज सन ऑफ, एच इज सन ऑफ सी, 100% करेक्ट, पहला ही। कैसे सॉल्व किया, बस सॉल्व करते करते आप भी कनेक्ट करने लग जाओगे ऐसे। दूसरा, बी कैन बी आंट। कैन बी आंट का मतलब पहले बी को फीमेल बनाते हैं, बी आंट है किसकी, सी की। देख लेते हैं, जेड डॉलर बी, जेड डॉलर का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, जेड सिस्टर है बी की, बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो पॉसिबल है। अच्छा, इस प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है ए इज सन ऑफ जेड, सी सन है जेड का, ये दोनों ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, और सी इज जेड के। नीचे जनरेशन में क्या बी आंट पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। इसका मतलब ये भी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। बट इस सेगमेंट के अलावा आपको मैं चाहता हूँ स्ट्रक्चर बना के भी बताऊं, ताकि आप हमेशा के लिए क्लियर वे में समझ पाए इसको। राइट, देखिए परसेंटेज का क्या मतलब है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, हमने ए को हस्बैंड बना दिया किसका, एफ का, तो एफ हो गई वाइफ। डिवीजन का क्या मतलब है बच्चे, ए इज मदर ऑफ बी, यानी कि जो एफ है ये मदर है जी की। अच्छा, ये जो साइन है इसका मतलब क्या है, वाइफ है, जी वाइफ है किसकी, एच की। एच प्लस, प्लस का मतलब है सन, एच सन है, एच सन है किसका सन है भैया, एच है, एच प्लस सी, ये वाइफ है ना, हाँ, एच सन है सी का, तो हमारे पास यहाँ पे सी का देना पड़ेगा, सी प्लस जेड, सी सन है किसका, सी खुद सन है किसका, जेड का, और जेड डॉलर बी, जेड सिस्टर है किसकी, जेड सिस्टर है किसकी, बी की। तो बी का मेल होना भी पॉसिबल, फीमेल भी पॉसिबल, नहीं पता, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन। चेक कर लीजिए, सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी, सी फादर इन लॉ है जी का, बिल्कुल है, सी के बेटे की हस्बैंड वाइफ है वो। ओके, बी कैन बी आंट ऑफ सी, बी आंट पॉसिबल है, मेल हुआ तो अंकल हो जाएगा, फीमेल तो सी पॉसिबल है। एफ इज मदर इन लॉ ऑफ एच, एफ मदर इन लॉ एच का 100% करेक्ट है। जेड इज ग्रैंड मदर ऑफ एच, ग्रैंड मदर एच का बिल्कुल पॉसिबल है थर्ड जनरेशन में, तो ये पैटर्न
एक तो ये हो गया। अब बात ये समझो मेरी, आप क्या मैं इस पैटर्न को पूरा फॉलो करके हर बार सॉल्व करूंगा? मेरा आंसर है नहीं। मैंने अभी अभी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने से जस्ट पहले जो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई वो समझना आपके लिए जरूरी है। और अगर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है और आपने किसी दो को चेक कर लिया और दोनों करेक्ट है, तो फिर तीसरे चौथे को चेक करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन वाइज आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पैटर्न है जिसमें मैंने किया क्या था, मैं चाहता हूं एक बार आप वो समझ लो क्या था। समझो, सपोज करिए इसमें लिखा था सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी। सी फादर इन लॉ है जी का, इसका मतलब सी का मेल होना जरूरी है। क्लियर? सी फादर इन लॉ जी का, इसका मतलब सी का मेल होना, सी के नीचे एच और एच की शादी किससे? जी से। क्या ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है? सिर्फ इतना चेक करके अपन चेकआउट कर सकते थे, पूरा स्ट्रक्चर बना के डिटेल जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये चलो। तो C प्लस Z, इसका मतलब C इज सन ऑफ क्या है? Z। C सन है Z का, तो C मेल है, ये क्लियर हो गया। Z से रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, G और ये वाला साइन है H के साथ, तो G इज वाइफ ऑफ H। हाँ, अच्छा जी, इसको बाद में देखेंगे। जी इज वाइफ ऑफ एच हमने ऑलरेडी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एच प्लस सी, प्लस का मतलब है कि एच भी बेटा है, एच बेटा है, तो जी वाइफ हो गई, ये वाला कंडीशन। और सी इज फादर इन लॉ ऑफ, ये 100% जस्टिफाइड हो गया। इसमें मैंने किया क्या? इसमें मैंने दो चीजें की। पहला, एक तो जेंडर क्लेरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या लिखा? यहाँ पर लिखा फादर इन लॉ, तो मैंने लिखा जेंडर क्लेरिफिकेशन, भाई जेंडर क्लेरिफाई कर लो और डायरेक्टली रिलेशन को मेंटेन कर लो। अच्छा, ये पैटर्न जो हमारे क्वेश्चन का ये वाला सेगमेंट है ना, इसमें ज्यादा आसान होगा आपको सॉल्व करना। क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस वाले पैटर्न में ज्यादा आसान होगा सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे एक रिलेशन और तीन स्ट्रक्चर, और तीनों स्ट्रक्चर का डिटेल बनाने जाओगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके बड़े ही इजी वे में कर सकते हो। तो बच्चों, यही है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का फॉर्मेट, जिसमें ब्लड रिलेशन के ओरिजिनल सेगमेंट से कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी डिफरेंट ऐसा नहीं आने वाला जिसमें आप अटक जाओ, फंस जाओ, परेशान हो जाओ। नो, नथिंग इज देयर। वही वे है, वही रिश्ते हैं, वही रिलेशन है, वही मेल फीमेल है, वही जनरेशन है, अलग अलग वही ग्रैंडसन ग्रैंडफादर, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं। हाँ, चूंकि मेंस में पूछा जाता है तो कई बार हो सकता है डायरेक्टली दे दे ए हैशटैग बी वेयर ए इज चिल्ड्रन ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए एंड बी स्पाउस है, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन तो दी जा रही है बट इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं दी जा रही कि आप जेंडर क्लियर कर पाओ। और उस कंडीशन में याद है अभी भी पिछले क्वेश्चन मैंने कैन बी वाला करेक्ट किया है, आप ऐसा करेक्ट कर सकते हो, ये पॉसिबल। ठीक है, तो यही था आपका कोडेड बेसिक्स क्लासेस के लिए। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है, जब अपन टेस्ट लगाएंगे नेक्स्ट वाला खूब सारे अपन करेंगे। इस वाले टेस्ट में अभी आपके 4 चैप्टर मेंशन किए, नेक्स्ट वाले टेस्ट में यानी कि संडे को मैं इसमें ब्लड रिलेशन भी मेंशन करूंगा। पढ़ेंगे शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, जैसे अपन पढ़ रहे हैं। बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्या खास पढ़ने वाले हैं? ब्लड रिलेशन का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, एक जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैंने, और दूसरा जिसमें कोडेड के क्या बेसिक्स होते हैं, क्या डिफरेंट पैटर्न है, वो हमने पढ़ा था। थर्ड क्लास में क्या बात ये रही कि ब्लड रिलेशन इतना वाइड चैप्टर है जिसका अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कई बार ब्लड रिलेशन को सिटिंग अरेंजमेंट के साथ कंबाइंड करके पूछ लेते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है, और डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है बैंकिंग के सिलेबस का अगर पूछ लिया जाए तो। कई बार ब्लड रिलेशन का यूज डेटा सफिशिएंसी में मेंस में कर लिया जाता है, और डेटा सफिशिएंसी तो बेसिकली किसी भी चैप्टर का बना सकते हैं। तो मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ 5-4 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ आज के लेक्चर में, ताकि ये मैं आपको समझा पाऊँ कि कई सारे टाइम चैप्टर सेम होंगे, टॉपिक सेम होगा, पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, वहाँ पर आप उसको कैसे टैकल करोगे, कोशिश करोगे कम से कम टाइम में सॉल्व करने का। आज अपन वही इस लेक्चर में देखेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। डन। बट आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि जो टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं ये वीडियोस के सारे लिंक शेयर करता हूँ आपके लिए, आप वहाँ
सर्च करो, आप डायरेक्टली जाके देख लो। मैंने आपको बताया था कि या तो आप नंबर से ढूंढ लेंगे या फिर आप प्री अड्डा से टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको एक ही चैनल अवेलेबल मिलेगा, यही है। वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ पे दो चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ, एक तो वीडियो के लिंक भी पुट कर रहा हूँ और दूसरा जो पीपीटी यूज़ करके मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीपीटी एज इट इज़ पुट कर दे रहा हूँ वहाँ पे। इसके अलावा अभी चूँकि हमारा एक ही टेस्ट हुआ है फाउंडेशन बैच का, वो एक टेस्ट में मैंने जो पीपीटी यूज़ किया था वो पीपीटी मैंने वहाँ डाल दिया है ताकि आप अटेम्प्ट करना चाहो तो अटेम्प्ट कर लो, राइट। तो अभी तक पहली क्लास, दूसरी क्लास में बेसिक्स, वो चाहे पैसेज बेस्ड का हो या कोडेड बेस्ड का हो। अब हम आगे पढ़ेंगे अभी से डिफरेंट पैटर्न ब्लड रिलेशन का यूज़ करके जहाँ जहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज़ किया जाता है वो, राइट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सिंपली समझिए, ये जो सेगमेंट होता है डेटा सफिशिएंसी का, इसमें आपसे ये नहीं पूछता कि आप मुझे एग्जैक्ट आंसर बता दो, आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका फाइनल आंसर बताओ। आपसे इसमें पूछा जाएगा कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें किस किस का यूज़ करके आंसर निकाला जा सकता है। डिफरेंस क्या है, हमसे पूछा गया हाउ टी इज रिलेटेड टू के, टी का के से क्या रिलेशन है। एक मिनट को ऐसा मान लो कि पहले का यूज़ किया आंसर नहीं निकला, दूसरे का इंडिविजुअली यूज़ करेंगे। क्या दूसरे से आंसर निकल रहा है, दो कंडीशन है। अगर निकल गया तो अब हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं निकला तो हम इस पहले और दोनों को मर्ज करके आंसर निकालेंगे। ये मैं बता रहा हूँ डेटा सफिशिएंसी की बात, ब्लड रिलेशन का यूज़ इस चैप्टर में किया जाता है, इसलिए मैंने इस सेगमेंट को एक अलग लेक्चर में रखा आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। डन। इन केस पहले दूसरे में से किसी से इंडिविजुअली नहीं निकला तो मर्ज करेंगे, और किसी भी एक से निकल गया तो अपने को दोबारा मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये कि इन केस आपका पहला से डिफरेंट आंसर निकला और दूसरे से डिफरेंट आंसर निकला, तो अब आप खुद में लड़ने मत लग जाना कि यार पहले से दूसरा दूसरे से दूसरा निकले तो गड़बड़ हो गया। नो, दोनों से डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, हमें आंसर से मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि क्या हम गिवन स्टेटमेंट का यूज़ करके आंसर निकाल पा रहे हैं, आंसर जो भी हो डजंट मैटर। क्लियर हुई चीज़ें, वही हम करने वाले हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत शांति से आराम से समझेंगे। लिखा है हाउ इज टी रिलेटेड टू के। क्या फर्स्ट सेंटेंस में आर जे टी एल 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 के की इंफॉर्मेशन दी गई है? दी ही नहीं गई है के की इंफॉर्मेशन। तो क्या पहले से अपन आंसर निकाल पाएंगे? आंसर है नहीं। क्या इस तरीके से हर बार निकाल सकते हैं? नहीं। ये बेसिक क्वेश्चन मैंने रखा है आपको समझाने के लिए, इसलिए ऐसा पैटर्न मैंने पुट किया है। इसमें टी और के में से सिर्फ टी गिवन है, यहाँ पर के की इंफॉर्मेशन नहीं है। आप पहले का यूज़ करके आंसर नहीं निकाल सकते। पहले का यूज़ करके आंसर तो तभी निकालोगे ना जब दोनों की इंफॉर्मेशन दी गई हो। नहीं है। दूसरे सेंटेंस में सिर्फ के की इंफॉर्मेशन दी गई है, टी की नहीं है, इसका मतलब इससे भी नहीं निकाल सकते। तो इंडिविजुअली पहले से भी पॉसिबल नहीं, इंडिविजुअली दूसरे से भी पॉसिबल नहीं। तो अब क्या, अब इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, क्योंकि एक में टी गिवन है, एक में के गिवन है। क्या डायरेक्टली आंसर कर दूं कि दोनों को करके? ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो लेट्स चेक इट आउट। क्या लिखा है? आर्स सिस्टर जे, जो आर की सिस्टर जे है, आर्स सिस्टर जे हैज़ मैरिड टीज ब्रदर एल, इसकी शादी एल से हुई है, जो भाई है किसका? टी का। बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन दे दी है एक ही सेंटेंस में, बट कई सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है। क्या लिखा है? आर्स सिस्टर जे, आर की जो बहन है जे, उसकी शादी हुई है टीज ब्रदर एल, एल से। हु इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट, और ये जो एल है ना, ये एक लौता बेटा है, इसका मतलब ये बेटी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे लिखा है हु इज ओनली सन, बेटी हो गई। क्लियर? ऑलराइट। के इज द ओनली डॉटर ऑफ एल एंड जे, इस एल एंड जे की एकमात्र डॉटर है के, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमसे पूछा गया है हाउ इज़ टी रिलेटेड टू के। क्या टी का के से रिलेशन क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। के फादर
आपकी सिस्टर है, आप इंग्लिश में उसको प्रोबेबली मासी या बुआ जो भी बोलते हैं, शायद पापा की बहन को मासी बोलते हैं, तो आप मासी बोल सकते हो और इंग्लिश में आपको पता ही है आंट बोलोगे। डन। तो देखा कैसे सॉल्यूशन, पहले इसको चेक कर लिया, नहीं निकल रहा, इसको चेक कर लिया, नहीं निकल रहा है, दोनों को मर्ज कर लिया, आंसर पता कर लिया। अब आपका यहाँ पर आंसर है बोथ 1 and 2 together are sufficient to find the right answer। एक बार ऑप्शंस भी समझ लो, ऑप्शन में क्या लिखा है, 1 alone is sufficient, नहीं निकला, 2 alone is sufficient, नहीं निकला, either 1 और 2 यानी कि दोनों इंडिविजुअली दे रहा हूँ आंसर, और neither 1 और 2 दोनों में से किसी से नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप क्लियर हो गई होंगी, और ऐसा कोई पैटर्न पूछा जाएगा तो आप बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट समझिए क्या लिखा है, लिखा है इसमें हाउ इज सुलेखा रिलेटेड टू नंदिनी। सुलेखा का रिलेशन पूछा है नंदिनी से, सुलेखा उसकी क्या लगने वाली है। सुलेखा's हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नंदिनीज मदर। पहले में सुलेखा की भी इंफॉर्मेशन है नंदिनी की भी इंफॉर्मेशन है, चांस है। अच्छा क्या लिखा है, सुलेखा's हस्बैंड, इसका मतलब ये जो सुलेखा है ये लेडी है और इसका हस्बैंड है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाह रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे बोला कि सुलेखा है, लेडी है। क्या अगर सुलेखा का हस्बैंड नहीं दिया होता तब भी मैं नेम के बेसिस पे उसका जेंडर क्लियर कर पाता? मेरा आंसर है नो। आप भी कभी ऐसी गलती मत करना। ब्लड रिलेशन में कई सारे क्वेश्चन में नेम कुछ और होगा, जेंडर कुछ और होगा। आप जितने अच्छे क्वेश्चंस बैंकिंग पैटर्न का सॉल्व करोगे आपको ये आइडिया लगेगा, राइट। चलिए, तो सुलेखा हस्बैंड इज द ओनली सन, ये जो है एकमात्र सन है, किसका, सन ऑफ नंदिनीज मदर, नंदिनी के मदर का। तो ये सन है किसी का, और ये जिसका सन है वो किसकी मदर है, नंदिनी की। तो हमने इसकी मदर, यानी कि नंदिनी के माँ का एक लौता बेटा, नंदिनी के माँ का एक लौता बेटा, ओनली सन ऑफ नंदिनीज मदर। तो नंदिनी क्या हो गई, फीमेल। तो क्या हम सुलेखा और नंदिनी का रिलेशन फाइंड कर पा रहे हैं? पहले लाइन से बिल्कुल फाइंड कर रहे हैं, सिस्टर इन लॉ है, सो द फर्स्ट वन इज 100% करेक्ट, राइट। क्या दूसरा भी ट्राई करें? बिल्कुल करना चाहिए। क्या लिखा है, सुलेखाज ब्रदर एंड नंदिनीज हस्बैंड आर कजन। अब समझिए, सुलेखा का भाई, हमने यहाँ पे सुलेखा का ब्रदर बना दिया, और नंदिनीज हस्बैंड, हमने यहाँ पर नंदिनी और नंदिनी का क्या बना दिया, हस्बैंड। और ये दोनों क्या है, कजन है। ये कजन है, कजन का मतलब दो अलग अलग फादर से, यानी कि इसके फादर अलग, इसके फादर अलग, या इसकी मदर, ऑफ कोर्स फादर अलग तो मदर भी अलग ही होने वाले हैं। ये दोनों कजन हैं, यानी कि ब्रदर है। क्या रिलेशन फाइंड कर पाएंगे? 100% फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक सिंपल सी बात समझो, नंदिनीज हस्बैंड तो क्लियर हो गया। यहाँ पर हमसे पूछा है हाउ इज सुलेखा रिलेटेड टू नंदिनी। सुलेखा कैसे क्लियर है? क्या इस वाले सेगमेंट में सुलेखा का जेंडर क्लियर हुआ क्या? सेकंड वाले में सुलेखाज ब्रदर, सुलेखा का भाई क्लियर हुआ क्या? 100% नहीं। तो क्या करें, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। डिटेल आंसर लिख के भेजना कमेंट में, देखें आप क्या करते हो, फिर अपन तो बताएंगे ही। लेट्स चेक इट आउट। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को क्लियर वे में, और मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब पे ही करो, आप यूट्यूब पे भेज सकते हो, व्हाट्सअप भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम, आपको जहाँ समझ में आ रहा है आप वहाँ पे कमेंट करिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप इसका करेक्ट आंसर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्व करने से 2, 4, 5 मिनट पहले मैंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपने सही से नहीं सुना है। एक बार उसको सुनिए फिर आंसर करिएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझो, थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 7 पर्सन्स ये सारे हैं और ये सारे इन अ फैमिली, 7 लोग हैं फैमिली में, कोई बात नहीं। देयर आर 3 मैरिड कपल्स। ओ हो 7 लोगों में 3 मैरिड कपल। समझ लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना रहा है। 3 मैरिड कपल का मतलब है ये वाले जनरेशन का जो पेयर होगा ये कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। और तब पूछा हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू। अच्छा एक बात देखो, एम इज मैटरनल, एच। पहले वाले सेंटेंस में ना तो एल गिवन है और ना तो क्यू गिवन है, पता ही नहीं कर सकते। अच्छा दूसरे वाले सेंटेंस में एल एम एम, दूसरे वाले सेंटेंस में भी क्यू गिवन नहीं है।
रुको, TLMHZQZ, TLMHDQZ, MMHHZZZDZ, ओके, TTLLLL। ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ रिलेशन बन जाता हो, देखते हैं, हो सकता है स्पाउस की वजह से पॉसिबल है, क्लियर हो सकता है। चलो पहला शुरू करते हैं। क्या लिखा है? M इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ H। H के मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब H की मम्मी, और उस मम्मी से ये हो जाएगा उसके मम्मी के पापा। ग्रैंडफादर थर्ड जनरेशन, मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से, पैटर्नल होता तो पापा की तरफ से। Z इज ब्रदर इन लॉ ऑफ D। Z ब्रदर इन लॉ है D का, D का ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब Z को यहाँ पर रखे मेल, और ब्रदर इन लॉ का मतलब है यहाँ पर स्पाउस का रिलेशन होगा, दो डिफरेंट जनरेशन हो जाएगा। Z हैज़ नो सिबलिंग्स। अच्छा, Z के पास अपना कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब Z ब्रदर इन लॉ है D का। कैसे? Z की शादी हुई होगी किसी से, Z की शादी हुई होगी किसी से, और D उसका ब्रदर एंड सिस्टर है। क्यों? क्योंकि Z का अपना कोई दूसरा भाई भी नहीं है ना, तो ताकि उसकी D से शादी करा के ब्रदर इन लॉ बना दे, तो Z खुद ही शादी करेगा, ये वाला। लेकिन मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जितनी इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों को मर्ज करके हम कुछ खास नहीं निकाल पा रहे हैं, खास कुछ पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही, तो अभी तो क्लियर नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसको यहाँ रखूँ, क्या लिखा है? T इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ L। L की ओनली डॉटर इन लॉ, इसका मतलब एकमात्र बेटा, और T की ओनली डॉटर इन लॉ। डन। L एंड M आर मैरिड कपल्स। L और M की शादी हो गई है। एंड D इज मैटरनल अंकल ऑफ H। D मैटरनल अंकल है H का, यानी कि H की मम्मी का भाई है। D इज मैटरनल अंकल ऑफ H। अब इसमें भी मर्ज तो नहीं हो पा रहा फिलहाल, ना तो पहले से करेक्ट आंसर पता चला ना दूसरे से। अब क्या करें? मर्ज करते हैं। सो लेट्स ट्राई इट। अच्छा, यहाँ पर बोला है L और M, अगर इसको यहाँ लेके आ जाए तो L और M की शादी करा दी। L का जेंडर क्लियर, क्यों? क्योंकि M का क्लियर है। उसके नीचे उसका बेटा है और उसकी शादी T से हुई है, तो इसकी एक बेटी है, तो मैं इसका एक बेटा बना देता हूँ और उसकी शादी T से करा देते हैं। ये सेकंड लाइन, T इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ L। L के बेटे की वाइफ एकमात्र डॉटर इन लॉ है L। L एंड M मैरिड कपल, D हो गया। मतलब हमने इस वाले को 100% यहाँ पर मर्ज कर दिया। पर्सन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। डन, ओके। अच्छा, अब हमसे यहाँ पर देखो, यहीं पे आप कनेक्ट कर लोगे बड़े आसानी से। Z की शादी करानी है और D मैटरनल अंकल H का, हो तो गया। H के मैटरनल अंकल का क्या मतलब है? H के मम्मी का भाई, तो हमने अगर D को यहाँ पुट कर दिया, हो गया क्लियर, हो गया। अगर वहाँ पुट कर दिया तो ये वाला रिलेशन किसको दे देंगे? Z को। Z को यहाँ पुट कर दिया, इसमें कौन सा आ जाएगा? Q, और ये 100। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। मुझे नहीं पता ये PPT फ्रेम करते टाइम क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, प्रोबेबली ये मेंस का ही पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि है तो ब्लड रिलेशन का, बट इतना सिंपल नहीं था कि इजीली कर लें, हमें दोनों को पढ़ना पड़ा, कनेक्ट करना पड़ा। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? हाउ इज L रिलेटेड टू Q? L का रिलेशन Q से क्या है? आप बता सकते हो कि L मदर है Q की। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैंने 2 बार बोला इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन क्या है? Q के बारे में ना तो यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, ना तो यहाँ गिवन है। Q मेंशन ही नहीं किया गया, जबकि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। कैसे? क्या इसमें किस पर्सन की इन्फॉर्मेशन दी गई इसमें, लेकिन मेरा वो वाला कॉन्सेप्ट जो बेसिक क्वेश्चन में लगाया वो यहाँ पर आकर डिफरेंट हो गया। अगर अपन वो पैटर्न फॉलो करते रहे तो गड़बड़ हो जाता। डन। तो मतलब भी क्वेश्चंस बहुत शानदार बन सकते हैं, आप उसको उसी वे में हैंडल कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन, ओके, समझिए इसको, पॉज करिए, सॉल्यूशन करिए और तब मैच करिएगा। क्या लिखा? हु इज यंगेस्ट? सबसे छोटा कौन है अमंग 6 फैमिली मेंबर्स? जो भी नेम गिवन है, ईच मेंबर इज ऑफ डिफरेंट एज, सारे अलग अलग एज के, राइट। पहले तो अच्छा, इसमें 3 सेंटेंस है, पहले से यूज कर लेते हैं। दीपा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ काना। ये जो काना है, इसकी डॉटर इन लॉ का मतलब काना के सन से शादी हुई है किसकी? दीपा की। डन। अमन इज ग्रैंडसन ऑफ शिव हु इज फादर ऑफ सिया। अच्छा, इसमें एक पर्सन दे दिया, कौन? शिव,
शिव फादर है किसका, शिव फादर है किसका, सिया का, और अमन इज ग्रैंडसन ऑफ, अमन इसका ग्रैंडसन है, मतलब अमन इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, टोटल पर्सन कितने हैं, 6 फैमिली मेंबर। अब आप एक बात इसमें समझिए, इसमें शिव की पोजीशन कहाँ रखी जा सकती है, इन तीनों को मर्ज कहाँ किया जा सकता है, जबकि इंफॉर्मेशन में क्लियरली गिवन है, क्लियरली ये गिवन है कि 6 पर्सन है, कितने वो है, क्या बोलते हैं उसको, मैरिड कपल है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इस डिटेल को देख के क्या हम ये फिलहाल बता सकते हैं कि मर्ज अगर इसको करें तो एक पर्सन बचा कौन सा, 1 2 3 4 5, हमने दीपा पुट कर दिया, हमने सिया पुट कर दिया, दया बच रहा है। क्या दया की पोजीशन इस पर्टिकुलर में पुट कर सकते हैं, क्या दया की पोजीशन इसमें पुट कर सकते हैं, अगर पुट कर दिया तो फिलहाल इन दोनों को मर्ज करने की एक्चुअल कंडीशन है। फिलहाल फर्स्ट वाले से अपन 100% डिटेल में आंसर नहीं निकाल सकते, इसको यहीं रहने देते हैं। सेकंड में लिखा है दीपा इज नॉट यंगेस्ट वाइल शिव इज द एल्डेस्ट। अच्छा, सेकंड में एक बात बोला गया कि ये देखो दीपा सबसे छोटी नहीं है, नॉट यंगेस्ट, एक तो एलिमिनेट हो गया, वाइल शिव के बारे में क्लियर हो गया कि शिव तो 3rd जनरेशन में एल्डेस्ट है, सबसे बड़ा पर्सन है। डन। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, सिया इज द फादर ऑफ दया, सिया इज द फादर ऑफ दया। अब आपको कनेक्टिविटी मिलेगा, लेकिन पहले मैं थर्ड को अलग चेक कर लेता हूँ। हमसे बोला गया कि सिया जो है वो फादर है किसका, दया का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला कि अगर नेम फीमेल का भी हो बट उसके बारे में अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो, आप क्लियर मत करना। एक एग्जांपल यहाँ पर आ गया, सिया नाम सुन के ऐसा लगता है फीमेल है, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, सिया इज फादर ऑफ दया, सिया फीमेल नहीं है, मेल है यहाँ पर, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है ब्लड रिलेशन में। सिया इज फादर ऑफ दया हु इज ग्रैंडसन ऑफ शिव, और ये दया ग्रैंडसन है किसका, शिव का, ग्रैंडसन है किसका, शिव का। दया को हमने क्या बना दिया, मेल, ग्रैंडसन ऑफ दया। कान्हा इज द वाइफ ऑफ अमन्स सन, कान्हा जो है वाइफ है अमन्स के सन का, यानी कि एक पर्सन अमन है, उसका कोई सन है, उसकी वाइफ है कौन, कान्हा। कान्हा इज द वाइफ ऑफ अमन्स सन एंड दयाज फादर, और दया के फादर। कान्हा इज द वाइफ ऑफ अमन्स सन, अमन के सन का और दया के फादर का। अच्छा, मतलब कान्हा की शादी किससे हो जाएगी, कान्हा की शादी हमने सिया से करा दिया, दया के फादर, और मैंने इसको कहाँ रख दिया, अमन। एक बार क्लियर कर लें, कान्हा इज द वाइफ ऑफ अमन्स सन, कान्हा वाइफ है किसकी, अमन के बेटे की, और वो तो अमन को हमने यहाँ पुट कर लिया। अच्छा, इस कंडीशन में दीपा इज नॉट द यंगेस्ट, दीपा सबसे छोटी नहीं, तो दीपा की इंफॉर्मेशन फिलहाल इसमें तो थर्ड में तो गिवन भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इन सारे कंडीशन को जस्टिफाई कर लिया जाए और फाइनली ये पढ़ ही लिया जाए कि दीपा यंगेस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या इन दोनों को मर्ज करके अपन आंसर निकाल सकते हैं? आंसर है यस, क्योंकि इन पूरे जनरेशन को चेकआउट करो तो दया सबसे नीचे है और एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में गिवन है कि दीपा यंगेस्ट नहीं है। इसका मतलब इससे सेकेंड और थर्ड को आंसर ऐड करके आप परफेक्टली आंसर निकाल सकते हो। जो पूछा गया ईच मेंबर क्या, ईच मेंबर ऑफ डिफरेंट एज हु इज़ द यंगेस्ट, मतलब दया इज यंगेस्ट, सेकेंड थर्ड को। अब इसमें मैं सेकेंड वाला, फर्स्ट में सेकेंड पुट करूँ, दीपा इज नॉट द यंगेस्ट, दीपा यंगेस्ट नहीं है, इसका मतलब इसको सबसे नीचे वाले जेंडर में तो नहीं रख सकते। नॉट द वाइल शिव इज द एल्डेस्ट, शिव सबसे ऊपर है। अब अगर इसमें शिव को सबसे ऊपर रखे और दीपा को सबसे नीचे नहीं रखा जाए तो तब भी अपन इसको फाइनली मर्ज तो नहीं कर पा रहे हैं। डन, तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से फिलहाल सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट वन, राइट। बहरहाल सी डेटा सफिशिएंसी इज समथिंग जो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा नहीं है, जैसे ब्लड रिलेशन में आपने अलग पढ़ लिया, डायरेक्शन डिस्टेंस में अलग पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग में अलग पढ़ लिया, वैसा नहीं है। ये बहुत सारे चैप्टर को मर्ज करके बनाया जाता है और ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आप अटक सकते हो, टाइम कंज्यूम हो सकता है, ये हर चैप्टर के कुछ सेगमेंट है। बस ध्यान एक चीज़ रखिएगा,
आपसे जब कभी भी पूछा जाएगा 100% करेक्ट आंसर नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाता है कि करेक्ट आंसर किसका किसका यूज़ करके निकाल सकते हो, आपको बस वो सर्च करना है। ठीक है, यही था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी का पार्ट। अब अपन पहले तो एक वन शॉट आपका पीरियड आने वाला है जिसमें पूरा ब्लड रिलेशन का सेगमेंट मैं पढ़ाने वाला हूँ, एंड देन उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, टेस्ट हमारा आने वाला नेक्स्ट, जिसमें 5 टॉपिक हो जाएंगे। 5 टॉपिक कौन कौन था? सबसे पहला इनइक्वालिटी, देन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, देन कोडिंग डिकोडिंग। 3 टॉपिक हुए क्या? डायरेक्शन डिस्टेंस 4 एंड ये ब्लड रिलेशन 5। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिल के सॉल्यूशन करेंगे, मिल के बढ़ते रहेंगे आगे। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी कनेक्टिविटी दिखाओ मेरे लिए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार लेक्चर्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।